मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें। अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है। कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आज ईद है। ईद प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर इस भाईचारे पर नफरत के पत्थर पड़े हैं। राजस्थान बार बार क्यों जल रहा है? क्यों सांप्रदायिक हिंसा हो रही है? क्या इसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है? यही है आज पब्लिक का सबसे बड़ा सवाल। जोधपुर में तनाव है। कल रात धार्मिक झंडा लगाने के बाद विवाद शुरू हुआ, उसके बाद हिंसा भड़क गई। आज सुबह ईद के नमाज के भी बाद हिंसा हुई। टीवी स्क्रीन पर आप हिंसा के वीडियो देख सकते हैं। वीडियो नंबर 1 अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आज सुबह का वीडियो है। देखिए भीड़ कैसे बेकाबू हो रही है। हालात ऐसे बिगड़े हैं कि पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। वीडियो नंबर 2, ये वीडियो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। भीड़ पथराव कर रही है। कुछ लोगों के हाथ में तलवारें भी नजर आ रही हैं। आपके स्क्रीन पर है तस्वीरें, जरूर देखिए। वीडियो नंबर 3, हिंसा करने वालों का हौसला कितना बड़ा हुआ था, ये आप खुद अपनी आंखों से देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या इस वक्त पथराव हो रहा है, किस तरह से गाड़ियों पर अटैक हो रहा है, किस तरह से भीड़ बेकाबू हो रही है। वीडियो नंबर 4, हिंसा कल रात तब फैली थी जब जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर लगे हुए एक भगवा झंडे को उतारा गया और उस जगह दूसरा झंडा लगाया गया। यह वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अब वीडियो नंबर 5, कल रात जालोरी गेट चौराहे पर लाउड स्पीकर उतारने की घटना भी हुई थी। यह भी तनाव फैलाने की एक वजह है। अब वीडियो नंबर 6, जोधपुर प्रशासन ने अब विवाद वाली जगह पर तिरंगा झंडा लगा दिया है। साथ ही जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन जोधपुर हिंसा न राजस्थान में राजनीति का पारा और बढ़ा दिया है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। सुनिए। अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका। अब उत्तराखंड में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो गया। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है, कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर प्रांत की शांति को भंग करके कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है। अंग्रेजी में जो कहावत है कि नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे।
आज जब राजस्थान में हिंसा हुई उसी वक्त राहुल गांधी का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में राहुल गांधी नेपाल के एक पब में नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां कोई पार्टी चल रही है। राहुल गांधी पास खड़ी एक लड़की से बातें करते हुए भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो के बाद बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं कि राजस्थान जल रहा है लेकिन राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी बातें देश की समस्याओं की करेंगे लेकिन उन्हें पब में जाना ज्यादा पसंद है। बीजेपी के आरोपों का आज कांग्रेस पार्टी ने भी खुलकर जवाब दिया और कहा कि शादी समारोह में जाना का अपराध कब से हो गया। कांग्रेस का कहना है कि एक प्राइवेट समारोह था जिसमें राहुल गांधी को न्योता गया था और वो उसके लिए गए। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस की बीच की ये रसाकशी। देखिए, राहुल का काम ही वही है जो वो दिखाई दे रहा है वीडियो में करता हुआ। वो तो गलत, उसके खानदान ने, उसकी जो है मम्मी जी ने उनको गलत जो है ज़बरदस्ती ऐसा लगता है कि राजनीति में जो है धकेल दिया है। उनको वो ना तो वो उनका काम है ना उनको वो शोभा देता है। तो वो उनका काम है पार्टी करना, लड़कियों के साथ घूमना, शराब पीना। वो ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि सवाल क्या तुष्टीकरण के कारण बार बार राजस्थान में हिंसा भड़क रही है। सवाल नंबर 2, क्या हिंसा जो हुई है और हिंसा पर कार्रवाई को लेकर राजस्थान सरकार का रवैया ढीला है। और सवाल नंबर 3, क्या राजस्थान में लगी ये आग चुनावी राजनीति है। यही है पब्लिक के सवाल और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा, नेता है कांग्रेस पार्टी के, सूरजपाल सिंह अम्मू, अध्यक्ष हैं करनी सेना के, हाफिज गुलाम सरवर, प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मोर्चा के। आपको ईद मुबारक और सारे दर्शकों को ईद मुबारक। आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौर, सांसद भी हैं बीजेपी के। राठौर साहब, सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि मतलूब अभी गिरफ्तार हुआ नहीं, पूरे 1 महीने बाद आज हम जोधपुर की बात कर रहे हैं। करौली हिंसा जो 2 अप्रैल को हुई थी, नववर्ष के दिन, उस दिन से आज तक मतलूब फरार हैं और अब यहां पर जो जोधपुर पर घटना हुई है इसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सारे कांड बीजेपी करवा रही है, आरएसएस करवा रही है। अब यूपी में कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वहां चुनाव हो चुके हैं, अब इन राज्यों में चुनाव है तो हिंसा यहां भड़क रही है। जवाब दीजिए इस आरोप का। और 60 सेकंड, मैं सबसे पहले सबको रूल्स ऑफ द गेम बता दूं। 60 सेकंड पहले राउंड में हर प्रवक्ता को मिलेंगे बोलने के लिए और हर बार की तरह आज भी गलत फैक्ट पर लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, क्योंकि इस शो में किसी को भी गलत फैक्ट लोगों को गुमराह करने के लिए देने की इजाजत नहीं है। तो राज्यवर्धन राठौर जी, पहला सवाल आपसे। नविका जी, जब राज्य सरकार अलग मापदंड रखती है तब पहले आप एको बंद करवाइए, मेरी आवाज़ खुद को मुझे सुनाई दे रही है। जब दोहरे मापदंड होते हैं तब ये लोगों में विश्वास खत्म हो जाता है। और दोहरे मापदंड इस तरह से हैं कि राजस्थान के अंदर जब रामनवमी भी थी और रमज़ान भी थी, उस समय सरकार आदेश निकालती है कि जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां बिजली की कटौती कतई ना हो क्योंकि रोजे हो रहे हैं। अब उसी समय रामनवमी भी थी, लेकिन ये तुष्टीकरण है, इससे लोगों के मन में विश्वास खत्म हो जाता है। दूसरी बात, जब करौली में हिंसा हुई तो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री भी हैं गहलोत साहब, और पूरी खबर थी, उसके बावजूद भी पुलिस ने जो पुलिस पर्सनल मांगे थे वो नहीं दिए। खैर,
जब हिंसा खत्म होती है वहां पर, तो गहलोत साहब क्या बोलते हैं, हिंसा इसलिए हुई क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा। यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अब ऐसे बातों से जो असामाजिक तत्व हैं उनके तो हौसले बढ़ेंगे। और आज जो राजस्थान इतना शांतिप्रिय देश है, वो प्रदेश है, वो एक तरह से तालिबानी क्षेत्र बन चुका है। इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। धारा 144 लगा दी रामनवमी के रथ यात्राओं के ऊपर, और एक तरफ आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। वही इसी का नजारा है कि जोधपुर के अंदर जो हुआ, किस तरह से एक झंडे को हटाकर एक इस्लामिक झंडा लगाने राठौर जी, आपके 60 सेकंड हुए पूरे, और अजय वर्मा जी मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगी। तुष्टीकरण, मतलूब फरार और बार बार बीजेपी को दोष देना, आपसे अगर राज्य नहीं संभल रहा, प्रदेश नहीं संभल रहा, तो फिर बीजेपी को दे दीजिए। अगर बीजेपी पर आप बार बार संगीन आरोप लगाते रहेंगे कि इनकी वजह से सब जगह अशांति फैल रही है और माहौल नफरत का हो रहा है, तो आप क्यों राज्य चला रहे हैं? आप बीजेपी पर एक्शन ले लेते। लेकिन कल रात को वहां पर पथराव हुआ, आज सुबह हुआ, और उसके बाद 144 लगने के बाद भी छुटपुट घटनाएं हुई और बीजेपी की एमएलए के घर तक भीड़ पहुंच गई। अजय वर्मा जी, प्रदेश चला कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जी या बीजेपी बाहर से चला रही है? नाविका जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती की और ईद तीनों की हार्दिक बधाई, शुभकामना देशवासियों को और आपको और आपके चैनल को देना चाहता हूँ। एडिटर इन चीफ महोदया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप करौली की दंगे की बात करेंगी तो वो राजा राम गुर्जर, वो भी उसमें मेन आरोपी है, वो आज तक फरार नहीं, मैं ये बता रहा हूँ उसी को, वो भी उस पर मेन आरोपी है। वहाँ हमने 35 से ज़्यादा गिरफ्तारी उत्तर राजस्थान सरकार ने और डीजीपी ने की, और पूरी तरह से कोई भी दंगाई ना बचा जाएगा ना छोड़ा जाएगा। और ये क्रोनोलॉजी किसकी है, उसके पीछे की जांच चल रही है, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो देख रही है। अब रहा सवाल इसका, यहाँ झंडे के ऊपर जो विवाद हुआ है, देखिए, ये पूरे देश को पता है कि दंगों का फायदा किसे होता है। हमारा उद्देश्य शांति प्रिया, भी आपने सुना रणदीप जी को कि अब दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, उत्तराखंड में नहीं होंगे, और जहाँ जहाँ चुनाव आने हैं, जैसे गुजरात में हैं, हिमाचल में हैं, अब राजस्थान में आएंगे, छत्तीसगढ़ में आएंगे, तो ये एक विंडेक्टा चलेगा, पॉलिटिकल वो चलेगा। 50 से ज़्यादा गिरफ्तार लोग किए हैं यहाँ अभी, जहां आप जोधपुर से 50 से ज़्यादा। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात है, हमारी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो माहौल बिगाड़ेंगे, जो भी लोग इसके पीछे होंगे, जो भी देशद्रोही होंगे, वो किसी भी पार्टी का हो, वो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, एजेंडा नहीं चलाने दिया जाएगा। अजय वर्मा जी, आप कह रहे हैं 50 यहाँ गिरफ्तार हो गए, 35 वहां, लेकिन मुख्य आरोपी का अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं, और मेरा ये कभी कहना नहीं है कि आप मतलूब को नहीं पकड़ पाए, आप राजा राम गुर्जर को भी पकड़िए। आपकी विफलता है कि दो मुख्य आरोपी हैं, दोनों को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 महीना 1 दिन हो चुका है, और उसके बाद कभी आप कहते हैं कि जय श्री राम बोलने से दंगे हो जाते हैं, कभी झंडे लगाने से दंगे हो जाते हैं। क्या ये पूरी सरकार आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है? यही सवाल है मेरा सूरजपाल सिंह अमू जी से। नाविका जी, जैसा कि आपने 60 सेकंड मुझे दिया, मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगा। करौली के अंदर पत्थर हम खाएं, राजगढ़ में मंदिर हमारे टूटे हैं, जोधपुर के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़े जाएं, चाकुओं से घोंपा जाए, व्यापारियों की दुकान लूटी जाए, हिंदुओं को मारा जाए, पीटा जाए, मतलब यही काम रह गया हमारा? या जीवन भर हम यही करते रहेंगे? ये लोग कहते हैं दंगे कौन करवा रहा है। अरे आप कौन सा झंडा लगा रहे हैं, कहाँ झंडा लगा रहे हैं, किसकी प्रतिमा पे लगा रहे हैं, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे मनाए गहलोत साहब, और हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो और हर जगह हो, ये बर्दाश्त करने वाली बातें नहीं है। हम लोगों ने एक बात आपसे कहनी है कि हमारे त्योहारों पे तो हम पत्थर खा ही रहे हैं, परंतु आज ईद के इनके पावन पर्व पर भी जो आपने बधाई दी, मैं भी इन सबको बधाई देना चाहता हूँ, परंतु अक्षय तृतीया के अवसर पर भी हमारे को पत्थर पड़े हैं और लगातार पड़ रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची ने क्या गुनाह किया है? उस एक 14 साल का बच्चा तलवार लेकर घूम रहा है, ये शिक्षा दे रहे हैं क्या? या इन्होंने तय कर लिया है कि इस देश के अंदर ये तो जो पाकिस्तान वाला झंडा है हरे वाला, उसको लगाएंगे? अरे भैया, कांग्रेस के गहलोत साहब या कोई लगवाना चाहते खूब लगवाओ, परंतु हमारा हक क्या है? हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? भला हम जहांगीरपुरी में पिटे, हम खरगोन में पिटे, हर जगह पिटे, और हिंदू बड़ा धैर्यवान है। यही शब्द हम
सीखते रहें और ये तलवार चलाए सड़कों पर, ये बर्दाश्त करने वाली बातें नहीं है। मैं सब हाथ उठा रहे हैं, हाफिज गुलाम साहब और अजय वर्मा जी आपने भी हाथ उठाया हुआ है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास जाऊं, मैं आपको दिखाना चाहती हूं उस छोटी लड़की ने जिस तरह से भयभीत होकर, जिस तरह से वो रो रही है, दिल दहल जाएगा आपका। उसके मुंह से, उसके गले से कोई स्वर नहीं निकल रहा। नहीं बोलना, अरे बाप रे, डरो मत बेटा, डरो नहीं। ओहो, इतनी ब्रेव बेटा हो के आप डर रही हो? हाँ, मेरी बेटी तो कहती है कि मैं तो, हाँ, मेरी बेटी भी आपकी बराबर है। हाँ, डरती, डरते नहीं बेटा। इस बच्ची पर हमला हुआ, आपने देखा किस कदर ये बच्ची थी, हाफिज गुलाम साहब, छोटी सी बच्ची, और हमारे रिपोर्टर अनुज जी उसको सहला रहे हैं, कह रहे हैं कि छोटे बच्चे बहादुर होते हैं, डरा नहीं करते। क्या आजकल के बच्चे पैदा ये हुए हैं ये सब देखने के लिए? ये पथराव, ये झंडा, ये तलवारें, ये कौन कर रहा है? और बार बार इस बात की दुहाई दी जाती है कि ये झंडा और ये जय श्री राम की वजह से हो रहा है। क्यों सवाल ये ना पूछा जाए कि ये क्या हो गया इस देश में? जय श्री राम क्या पहली बार बोला जा रहा है इस देश में? जय श्री राम बोलने वालों पर अब तलवारें चलेंगी, और दूसरी तरफ किसी का भी पर्व जो है अब वो अब वो पर्व मनाया नहीं जाएगा, उसमें पत्थरबाजी होगी, चाहे वो अक्षय तृतीया हो, चाहे हिंदू नववर्ष हो, चाहे ईद हो। देखिए, इसका जवाब आपके स्क्रीन पर बड़ा अच्छा एक शब्द लिखता हुआ आ रहा है, तुष्टीकरण की मारी जनता बेचारी। देश में जो एपिजमेंट की पॉलिटिक्स चली है, दशकों से चली है, ये नहीं कि नया कुछ चल गया देश में। पहले मुस्लिम एपिजमेंट हो रहा था, फिर हिंदू एपिजमेंट हो रहा। जरूरत है सोशल एपिजमेंट, नेशनल एपिजमेंट की, लेकिन हो रहा है हिंदू मुस्लिम पर बांध कर रखना है। बहस आज 75 वर्षों के बाद जब देश अमृत महोत्सव मनाने की बात हो रही है देश में और मनाया जा रहा है, तब हम बहस कर रहे हैं कि क्या जय श्री राम बोलना अपराध है? क्या सड़क पर नमाज पढ़ना अपराध है? आप देखिए, सरकारों की नीयत और नीति जोधपुर में सही हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरासर गलत, सरासर गलत। और देखिए, इस तरह की लड़ाइयों से न तो समाज का भला, न देश का भला, न किसी गरीब का भला होना है, होना तो नुकसान ही है। लेकिन आज अफसोसनाक बात यह है, इस देश में दंगे तो होते ही थे अक्सर, मुहर्रम में, होली में, उस तरह के त्योहारों में सुनने को आता था जहां कुछ हुड़दंग जैसी स्थिति होती थी। अब जो पाक पवित्र त्योहारों में भी अगर नमाजों में भी तो दंगे होने लगे, मैं आपको आपने कहा हिंदू अपीजमेंट, आपने कहा हिंदुओं को बचाया जा रहा है, मैं आपको यह दिखाना चाहती हूं, बचाया जा रहा नहीं, हो रहा पॉलिटिकल। मैं आपको यह दिखाना चाहती हूं किस तरह से पथराव की तस्वीर नमाज के बाद होता है। नमाज के बाद पथराव होता है, तलवारें निकाली जाती हैं। ये कौन सी अपीजमेंट है? हिंसक तुष्टीकरण का नतीजा है क्या? और ईद के दिन ये इस तरह की हिंसा, नमाज के बाद तलवारें निकाली जाती हैं, ये हिंदू अपीजमेंट का तरीका है? आप जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब कल ये घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसको आप झंडे से जोड़ रही हैं और तमाम लोग कह रहे हैं, नहीं जो आपके लोग, चलिए आपकी बात ही मान ली हमने, बात कही जा रही है कि वहां भगवा झंडा था और हरा झंडा। सरकार, अभी जिन लोगों ने झंडे का नाटक ड्रामा किया है उस जगह पर, आपके लोगों ने नाटक किया, जिन लोगों ने भी, आपके लोगों ने नाटक किया, इस्तेमाल कर रहा हूं, जिन लोगों ने, अगर भगवा लगा हुआ था, किया है, अगर भगवा लगा हुआ, तमाम लोग चिन्हित होने चाहिए, आइडेंटिफाई होनी चाहिए, उन लोगों की पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। अशोक गहलोत साहब का शहर है वो, और मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री का शहर है सरकार, अरे मुख्यमंत्री का शहर है साहब, जब मुख्यमंत्री का शहर है और सुबह में ईद उल फित्र का नमाज भी होना था, तो फिर सरकार ने ये सारा मैनेजमेंट क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री का शहर के अंदर जो घटना, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से चूक हुई, हाँ या ना? चूक हुई। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। बहुत बड़ी चूक हुई। नाविका जी, और कॉन्स्टिट्यूएंसी है अशोक गहलोत जी की, मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं राज्य के, और उनके ही राज्य में, उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में
उनके ही अपने घर में इस तरह की पथराव, तलवार और इस तरह के आपने जो दृश्य देखे हैं, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है? देखिए, दंगाई होते हैं, वो किसी के नहीं होते, समझ लीजिए। अब ये बताइए कि वहाँ गहलोत साहब, जो शेखावत साहब पहले से उपस्थित होकर क्यों मौजूद है वहां? केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, ये सोची समझी प्लानिंग और स्क्रिप्ट लिखी हुई है कहानी कि अब किसी स्टेप बाय स्टेप, अभी हालांकि चुनाव अगले साल नवंबर में है, लेकिन वहां शेखावत साहब क्या करने पहुंच जाते हैं? अच्छा, क्या है ये? शेखावत साहब का जाना मना है। राज्यवर्धन राठौर जी, अजय वर्मा जी का कहना है कि शेखावत साहब पहले से वहां पहुंचे हुए हैं, पहले से पहुंच गए। इसका मतलब क्या है आखिर? ये समझना चाहता है, ये सवाल जो है हिंदुस्तान के लोग पूछना चाहते हैं, इस सवाल पब्लिक में पब्लिक पूछना चाहती है। राज्यवर्धन राठौर जी, सवाल का जवाब दीजिए। अजय वर्मा जी कह रहे हैं एक यूनियन मंत्री वहां जा नहीं सकते। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वो पहले से वहां पहुंचकर पहले से मौजूद, आखिर जोधपुरी क्यों पहुंचे वो राजस्थान के और सारे जिलों को छोड़कर? नहीं, आप बता दीजिए कहां जाना चाहिए। काठमांडू, काठमांडू चले जाएं, काठमांडू चले लोकसभा क्षेत्र है, वो वहां पर काठमांडू चले जाएं। 5 विधानसभा, नहीं, 6 विधानसभा। राज्यवर्धन जी, काठमांडू जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जोधपुर जाने पर रोक है। अजय वर्मा जी, बिल्कुल रोक नहीं कहा मैंने, तो क्रोनोलॉजी बताई है आपको कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, और राज्यवर्धन जी जवाब देंगे। लिखी जाती है कैसे हाल चल रहे हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, आने वाले स्टेटों के। देखिए, गजेंद्र जी अपने लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र में उनका दायित्व बनता है वहां पर उपस्थित रहना। और वैसे भी भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो पूरे भारत की जिम्मेदारी है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। दूसरी बात, गहलोत साहब खुद अपने क्षेत्र में नहीं आए, उनका घर है, वहां पे दंगे हुए, लेकिन वो अपना जन्मदिन मना रहे थे, वो वहां पर नहीं आए। ये इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए कितनी गहलोत साहब इस चीज को दे रहे हैं। हो सकता है गहलोत साहब के उपस्थित होने से वहां तुरंत दंगा फसाद खत्म हो जाता, स्थिति नियंत्रण में आ जाती, लेकिन गहलोत साहब वहां नहीं आए। गहलोत साहब तो करौली भी नहीं गए थे, तो वहां पर गृह मंत्री होने के बावजूद भी करौली भी नहीं गए वो। और आप बात करिए राहुल गांधी की, ये प्रियंका वाड्रा की, ये प्रियंका वाड्रा तो बार बार रणथंभौर आती हैं अपनी छुट्टी मनाने के लिए। मैं लड़की हूं, लड़ूंगी, लेकिन राजस्थान के अंदर 18 रेप होते हैं हर रोज। पूरे भारत के अंदर नंबर 1 है राजस्थान रेप्स के अंदर, लेकिन प्रियंका जी वहां पर एक शब्द नहीं बोलती। और लास्ट है, पूरे देश के अंदर सबसे लास्ट है पीने का पानी पहुंचाने के लिए। अभी भीषण गर्मी हो रही है, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार पानी नहीं पहुंचा पा रही। केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ दे दिए, लेकिन मात्र 4,000 करोड़ अभी तक इस्तेमाल कर पाई है। तो ना ये विकास के काम कर पा रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल रहा है, ना इनसे खुद के विधायक संभल रहे हैं। खुद रस्साकशी जम के हो रही है कांग्रेस के अंदर। कुर्सी बचाने की होड़ के अंदर इन्होंने सभी कांग्रेस के विधायक को खुली छूट दे दी है कि पुलिस और प्रशासन आपके नीचे है, आपको जो मर्जी आए करिए। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल गई, बिल्कुल गड्ढे में। तो ये हालत बना रखी है, और फिर आरोप सुबह से लगाना शुरू करते हैं कि केंद्र सरकार पे, मोदी जी पे, शाम तक लगाते रहते हैं। आरोप ही लगाने का काम करना है तो फिर सत्ता में किस लिए हो आप? मुख्यमंत्री किस लिए हो वहां पर? सवाल मैं पूछूंगी आशुतोष जी से। और आशुतोष जी, माफ कीजिएगा, डिबेट सुलग चुकी थी। मेरे स्टूडियो में ही 3 लोग हैं, मैंने आपके 60 सेकंड आपको दिए नहीं। पहले तो आपसे पूछूंगी, किसका दायित्व है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर? और अगर करौली 2 अप्रैल को होता है और 3 अप्रैल को होती है जोधपुर की घटना, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए नमिका जी, अगर राज्य के अंदर किसी तरीके की कोई हिंसक वारदात होती है, चाहे वहां पे दंगा हो या किसी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो, तो जाहिर सी बात है वहां की जो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उस सरकार को वहां के लोगों ने चुना है। और लोगों को लगता है कि ऐसी सरकार रहने पे वहां पे दंगा नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आजकल बड़े बड़े पैमाने पर कहा जाता है हिंदू खतरे में है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी को देश में 8 साल हो गए, अभी भी हिंदू खतरे में। देश के राष्ट्रपति हिंदू है, देश के उपराष्ट्रपति हिंदू, देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, देश की पूरी कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 303 ज्यादा भी हिंदू है। इसके अलावा आधे से ज्यादा बीजेपी के राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो ये जो बोगी खड़ा किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा नियंत्रण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी की कमजोरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कमजोरी जाहिर होती है कि उनके रहते ऐसा हो रहा। तीसरी बात यह है कि वो लोग जो तलवार लेके निकलते हैं, जो पिस्टल लेके निकलते हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए।
जो मस्जिदों के सामने जाके प्रोवोकेटिव भाषण दे, जहांगीरपुरी की तस्वीर सबके सामने है। पत्थरबाजी बिल्कुल किसी भी को जो पत्थर फेंकता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो तलवार पिस्टल लेकर शोभा यात्रा में निकलते हैं उनसे भी उतनी ही कड़ाई के साथ होना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के बाहर फेंक देना चाहिए, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। नहीं तो आप जवाब देंगे आमू साहब? नहीं, मैं तो एक बात मैंने सोचा शुरू में आशुतोष भाई को बहुत सालों के बाद अच्छा बोलते हुए शुरुआत में सुना, परंतु जैसे 20 सेकंड गए आशुतोष जी फिर अपने असली रूप में आ गए। आशुतोष जी, सच्चाई कहने में आप माहिर हैं, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, हम आपको बरसों से देख रहे हैं, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, परंतु कभी कभी ना दिल की बात दिल से ही बोलनी चाहिए, दिमाग से नहीं। जोधपुर के अंदर जो हुआ, करौली के अंदर जो हुआ, राजगढ़ के अंदर जो हुआ, जहांगीरपुरी के अंदर जो हुआ, खरगोन के अंदर जो हुआ, आशुतोष भाई कभी तो कुछ बोलो। आप भी और मैं भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं ना। यहाँ पर चैनल पे हमको लटनी में जा रहे, हम यहाँ पर हिंदू किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये देश हमारा है, सबका 130 करोड़ देशवासियों का है। परंतु अगर जोधपुर के अंदर जो घटना हुई है, एक बच्ची के कपड़े फाड़े गए हैं, लाठी डंडे चले हैं, बच्चे तलवार लेकर घूम रहे हैं, विषय ये है ईद के विषय पर आशुतोष जी पहले करौली की बात आई तो जय श्री राम गुनाहगार था, क्योंकि ये नारे लगाए गए थे और आज तक मतलूब नहीं पकड़ा गया। तो सवाल गहलोत सरकार से नहीं कर रहे हैं, सवाल इस बात से कर रहे हैं कि शोभा यात्रा वहां से गुजरी क्यों? ये कहां का न्याय है? नहीं, अब चूंकि सूरजपाल अम्मू जी ने मुझे बहुत बुजुर्ग बना दिया है, मैं उतना बुजुर्ग नहीं हूं अम्मू साहब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं अम्मू साहब, आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या आपने 6 जुलाई 2021 को यह स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के बाहर फेंक देना चाहिए? क्या आपने स्टेटमेंट दिया था कि वो मूछें काटते हैं, हम गर्दन काटते हैं? क्या आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते क्या आपको शोभा देता है ऐसी भाषा बोलना? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपने ऐसा बोला था या नहीं बोला था? आपके नाम के ऊपर एक वरिष्ठ पत्रकार शब्द लिखा हुआ है, आपने मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे सुनो भैया, अरे भाई मैंने आपसे पूछा, आपने ऐसा बोला था या नहीं बोला था? बस इतनी सी बात कह दीजिए, बस मुझे कुछ जवाब तो देने दो। आप बड़े ऊपर बहुत सुंदर नाम लिखा है वरिष्ठ पत्रकार, परंतु दिमाग में अभी भी केजरीवाल वाली पार्टी आपके अंदर घुसी हुई है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं आपने बोला था नहीं बोला? हाँ, मैं जवाब दे दीजिए, बात खत्म हो गई। सरेआम बोल रहा हूं, गर्व से बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमने कुर्बानियां दी हैं, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था, और उसके बावजूद भी अगर 110 करोड़ हिंदुओं को कोई चैलेंज करेगा, हमारी बहन बेटियों के कोई कपड़े फाड़ेगा, चुप नहीं बैठेंगे आशुतोष भाई। आप जेल में डलवाना चाहते हैं? मैं जेल में नहीं डलवा रहा, हम लोग फांसियों से डरते साहब, हमने सिर्फ एक सवाल पत्रकार हैं, कभी तो यार दिल खोल के हिंदुस्तानी बन जाओ। हमने सिर्फ एक सवाल अम्मू साहब, हमने आपसे एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जितना देश आपका है उतना इनका भी बिल्कुल है ना, रहो ना, देश के कानून को मानो। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि इनको उठाकर फेंक देना चाहिए पाकिस्तान में? क्यों कहा जाता है? देश के कानून को नहीं मानोगे, देश के संविधान को नहीं मानोगे, देश के अंदर जो सीए और एनआरसी का जो विषय आया उसका विरोध करोगे, तो निश्चित तौर पे इनको जो देश सारा लगता है जवाब दीजिए। अगर आशुतोष जी ने एक मुद्दा उठाया कि हिंदू खतरे में है, भाई लेकिन इस देश में तो सब लोग यही कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। क्या किया है मुसलमानों को किसी ने? आमिर खान खतरे में है, सैफ अली खान खतरे में है। शाहरुख खान, आमिर खान तो एक अपवाद है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना वोट तलाशती हैं, एक सेटअप बनाती है कि हमें कैसे कैसे अपने वोट को मैनेज करना, और पॉलिटिकल पार्टियों ने ही इस शब्दों का आविष्कार भी किया। इस्लाम खतरे में वहीं पर है जहां वोट खतरे में है, हिंदुत्व भी खतरे में वहीं पर है जहां वोट खतरे में है। और एक बात बार बार अभी अम्मू जी कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा, संविधान से बिल्कुल चलेगा, और संविधान ने ही भारत के समस्त नागरिक को यह अधिकार दिया है कि सरकार की कुछ नीतियों से अगर असहमति हो तो उसे प्रकट कीजिए। अगर सीएनआरसी पर तो कैसे प्रकट कीजिए? सड़कों पर जाकर बैठ जाइए, तलवारें निकालकर लोगों को डराया करिए। नहीं तो क्या शाहीन बाग सही था? शाहीन बाग सही था? कोई मैंने तलवार और लाठी और नहीं तो आप सड़कों के बीच में बैठ जाइए और उसके
दिल्ली में जो दंगे हुए वो सही थे। शाहीन बाग में 250 करोड़ रुपए की पहले ड्रग्स पकड़ी गई है। मैं जहां से कहां से शुरू हुआ पकड़ी गई था, है? अम्मू जी मैं जहां बड़ी कीमती बात कर रहा हूं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और आज सौभाग्य हमारा के मैं इस पे हूं। एक बड़ी बात जहां से शुरू किया था, सीए एनआरसी को जिस तरह से प्रचारित किया गया देश में और एक वर्ग को सड़क पर लाया गया, ये मैं कह रहा हूं। और ट्रिपल तलाक को एक ही मिनट में तीनों चारों एक बताइए। वर्ग को सड़क पर लाया गया। मैं अगली कड़ी देश के माननीय गृह मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि हिंदू रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, जैन रहेगा, बौद्ध रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। जो ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा। आपको तोड़ने मरोड़ने की आदत। मैं बताती हूं मैंने उनको इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सीएए यानी जो परसिक्यूटेड लोग हैं। अब परसिक्यूटेड कौन होता है? जो माइनॉरिटी में होता है। परसिक्यूटेड आसपास के देशों में कौन होगा? हिंदू होगा, सिख होगा, बौद्ध होगा, मुसलमान कैसे होगा? बस 1 से 10 सेकंड का समय दीजिए। मुसलमान कैसे होगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीनों मुसलमान प्रधान देश हैं। यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है, सिख माइनॉरिटी में है, बौद्ध माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, लेकिन मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं है। डेफिनेशन यही है। जाओ ना पाकिस्तान, जाओ ना अफगानिस्तान से कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार के साथ हैं, ये यहाँ के मुसलमानों को भी समझ लेना चाहिए। लेकिन खेल क्या हुआ समझिए, बौद्धिस्ट को आपने इंक्लूड किया सीए में, लेकिन बौद्धिस्ट भारत में सबसे ज्यादा सताए हुए किन देशों से आए हैं जरा उसका नाम लीजिए। आपने सीए से अगर देश की संसद में मुसलमान को सड़क पर ला दिया, मुसलमानों को राज्यवर्धन राठौर जी, हफीज गुलाम सरवर जी का कहना है कि सीएए ने मुसलमान को सड़क पर ला दिया। मानते हैं कि डेफिनेशन में प्रताड़ित लोग ही आ सकते हैं और मुसलमान प्रताड़ित नहीं है, ना अफगानिस्तान, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश में, लेकिन फिर भी मुसलमान को सड़क पर ला दिया। ये क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो पूरा आपका डिबेट है उसको भटकाने की जो कोशिश हो रही है, मैं पहले उसको लेकर आता हूँ। आशुतोष जी ने अपना जीवन पढ़ाई पे लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो बात करते हैं कि एक धर्म खतरे में है और वो क्यों हो सकता है, क्योंकि इतने सारे लीडर्स हैं, उन्हें इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि 7-8 साल में कोई धर्म या कोई परिस्थितियां बदलती नहीं है। हम तो 600, 700, 800 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस बात को भी नहीं करते। हम 3 साल का तो पहले ऑडिटिंग कर लें। ये राजस्थान सरकार ने 3 साल के जो काम कराया, ये चर्चा उस पर हो रही है, उसमें किस तरह से तुष्टिकरण हो रहा है। करौली एक उदाहरण है, सालासर का राम दरबार गिराना उसके अंदर उदाहरण है, धारा 144 लगाना जहां जहां रामनवमी हो रही थी वो एक उदाहरण है। अब ये तुष्टिकरण की राजनीति का स्पष्ट एक उदाहरण है और उस वजह से लोगों में विश्वास जवाब खत्म लेती हो हूं। गया। और अजय वर्मा जी, तुष्टिकरण एक तरफ, ये वायलेंस एक तरफ, ये जिस तरह हिंसा की घटनाएं हो रही हैं ये एक तरफ, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि रेप्स का कैपिटल अगर इस देश में कोई है तो वो राजस्थान है। 2020 और 19 में राजस्थान 5,500 रेप्स रिपोर्ट करता है, देश में सबसे ज्यादा। और मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी, आप रोज राहुल गांधी ट्वीट करते हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, लेकिन बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 2 पर है। 29% बेरोजगारी की वहां पर जो है काउंट है। कुपोषण अगर देखें तो 42% कुपोषित वहां पर जो लोग हैं वो राजस्थान में रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, ये भी मोदी खराब कर रहे हैं आपके इंडेक्स? साहब ने वादा किया था कि 5 ट्रिलियन और विश्व गुरु 2014 से हम सुनते चले आ रहे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहां पहुंच गए? 139 है। टोटल कितने? 143। हंगर इंडेक्स में हम 92 से कहां पहुंच गए? टोटल कितने हैं? चलिए मान लेते हैं आपके हिसाब से मोदी जी फेल हैं। आप अशोक गहलोत जी को तो पास करवाइए। और इस वक्त जब
उनको पास कराने का टाइम है Secondly, तो उत्तर राहुल प्रदेश जी रेप में कहाँ second number हैं? हिंदुस्तान में। राहुल जी कहाँ हैं? राहुल जी कहाँ वही हैं? तो मैं बताने चाह रहा हूँ। एंटरटेनमेंट अभी इंडेक्स आप में थोड़ा राहुल सुन जी लीजिए। बहुत देखिए, समर्थन कर रहे हैं भारत आशुतोष का। जी ने अभी कहा सारी बात, मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन और करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने नहीं, आप अक्सर ये पहले कई ये चैनलों बता पे कहा है। दीजिए, इसी पे बता रहा हूं। राहुल गांधी को इतनी चिंता है इस देश की, तो राहुल गांधी के कांग्रेस वाले राज्य में जब इस तरह की हिंसा हो रही है, राहुल गांधी जी ने कुछ कहा नहीं, किसी को नसीहत नहीं दी, और हैं कहाँ? देखिए, शादी में जाना किसी ये अपने पारिवारिक मित्र देश में है, उसमें, अपने मित्र अब देश में, किसी नहीं, शादी में कांग्रेस जाना में। किसी प्रोग्राम्स अपने के मित्र उसमें देश- मित्र देश के चलिए, अगर नहीं, ये चीजें, चलिए मैं मानती हूँ शादी और ज्यादा मैं बड़ी बिल्कुल जिम्मेदारी है। 100% आपके साथ शादी की हूँ जिम्मेदारी कि बड़ी है, शादी में राजस्थान की जाना जिम्मेदारी कम है। बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। तो मुझे बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शादी पे भी नहीं गए हैं, देश के बायलैटरल टॉक्स चल रहे हैं यूरोप में। तो ये कल का जो ट्वीट है, और ये आईएनसी इंडिया यानी कि कांग्रेस पार्टी के हैंडल से आया, देश में संकट छाया है मगर साहिब को विदेश भाया है। किस लिए बता रहे हैं? नहीं नहीं 16 नहीं स्टेटों में बिजली का संकट इस कदर था। ना- 2014 में यह कहा गया था, मित्रों, जब अमृत महोत्सव 22 में मनेगा तो हर घर में 24 घंटे बिजली होगी, और 22 में आपकी टीवी चैनल ने कम से दिखाया कम वो कि पार्टी 16 तो नहीं स्टेटों कर में रहे, बिजली संकट, कम से कम वो 16 पार्टी तो स्टेटों नहीं में, कर रहे, वो 16 देश और वो सुन देश लीजिए। के लिए अग्रीमेंट साइन करने गए हैं। नाविका जी, नहीं वो जो हमें करने गए हैं, विदेश नीति से चलिए- कितना फायदा हुआ है तो पूरे देश को पता है। चलिए लेकिन राज्यवर्धन राठौर जी से, राज्यवर्धन राठौर जी से इस बात का जवाब लूंगी। उस बर्लिन में वो कुछ और वही चीजें सीखने गए कि आगे और 2024 तक किस तरह से उसको चलाया जाए, और आप उसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। चलिए इसका जवाब मैं लूंगी राज्यवर्धन राठौर से। पर आप मुझे राहुल गांधी का जवाब दे दीजिए, जब वो कहते हैं कि राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी, तो प्रजा तो महंगाई की मारी हुई है, देखिए तो पब क्यों चले गए? प्रजा के साथ पब नहीं है, ये पब नहीं है। पर्सनल शादी के किसी प्रोग्राम में लोग बनाते हैं, आप सब लोग भी जाते हैं, कोई नेता भी जाते हैं, अभिनेता भी जाते हैं, वो अलग चीज है।